कि सीयूईटी पीजी मैटर क्यों करता है, वाई सीयूईटी पीजी क्यों करना चाहिए बच्चों को। क्योंकि इंडिया की टॉप इंस्टीट्यूशन जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जेएनयू है, बीएचयू है, इन सब में एडमिशन आपको सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम देकर मिल रहा है। मैम बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कॉलेज के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर अगर उनका कॉलेज कंप्लीट हो गया तो वो जॉब के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं। तो व्हाट डू यू थिंक कि उनको क्या स्ट्रैटेजीज को फॉलो करना चाहिए? और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि मैम क्या हम कर पाएंगे कि अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे पाने में हेल्प करती है। तो लेकिन वो कायनात की साजिश भी तभी चलेगी जब आपके अंदर शिद्दत के साथ साथ आप मेहनत भी करोगे। एक ही लाइन है स्वामी विवेकानंद जी की, जो मैं अपनी हर क्लास, हर सेशन में जब भी मैं कुछ ऐसी बात बता रही होती हूँ तो मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने बोला है, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड, यानी कि उठो चलो और तब तक मत रुको जब तक आपको अपनी मंजिल की प्राप्ति नहीं हो जाती। गाइस सीयूईटी पीजी के एग्जाम के बारे में तो सब बताते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है, प्लान क्या होने वाला है, लेकिन आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीयूईटी पीजी बिफोर एग्जाम, आफ्टर एग्जाम, एवरीथिंग यू मस्ट नो। एग्जैक्टली सबसे ज्यादा टेंशन बच्चों को एग्जाम से ज्यादा यही होती है कि एग्जाम से पहले और एग्जाम के बाद आपको क्या क्या करना चाहिए। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीयूईटी पीजी करियर अड्डा। मैं आंचल एंड मेरे साथ है स्वाति मैम। आज के इस पॉडकास्ट के अंदर हम आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट कि वाई सीयूईटी पीजी, बेनिफिट्स क्या हैं, क्यों इतनी सीयूईटी पीजी की जो डिग्री है मैटर करती है। सेकंड कि आप इसकी प्रिपरेशन के टाइम पे क्या चैलेंजेस फेस करते हो। थर्ड पॉइंट इज़ कि आपको हम ये बताएंगे कि आपको प्रिपरेशन के टाइम पे क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ रही है और आपको यूनिवर्सिटी किस तरीके से मिलने वाली है, और अगर आपके मार्क्स कम है तो आपको क्या करना है। सो मैम सबसे पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं, एंड मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि सीयूईटी पीजी मैटर क्यों करता है, वाई सीयूईटी पीजी क्यों करना चाहिए बच्चों को। तो देखो, एग्जाम की प्रिपरेशन से पहले तो जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, है ना। ऐसे कि महाभारत में भी कहा गया है कि जो भी आपका शत्रु है उसकी जानकारी रखना आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। जिस भी युद्ध के लिए आप लड़ने जा रहे हो उसकी जानकारी पूरी होनी चाहिए कि उससे आपको बेनिफिट क्या होने वाला है, आप वो युद्ध कर क्यों रहे हो। तो सीयूईटी पीजी ही क्यों करना चाहिए, ये बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है। मैम बीच में इंटरप्ट करना चाहूंगी। तो मैंने ना ये सुना है कि कुछ बोलते हैं कि अगर आपने सीयूईटी पीजी का एग्जाम कर लिया, आपको डिग्री मिल गई, तो आपकी शादी बहुत अच्छी जगह होने वाली। क्या ये बात सच है? इसीलिए बच्चों को मोटिवेटेड रहना चाहिए। देखो मैम, एक बेनिफिट तो ये हो सकता है ना कि शादी तो मुझे लगता है अगर पीजी की डिग्री नहीं भी होगी शादी तो फिर भी हो ही जाएगी। बट ठीक है, एक पर्क्स वो हो सकता है कि शादी अच्छी जगह हो जाएगी और हर कोई चाहता है कि सामने वाले इंसान अच्छा और एडुकेटेड इंसान मिले। लेकिन उससे ज़्यादा मैटर करता है आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर हम देखें तो यूजी के बाद आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। या तो आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो, आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो किसी स्पेशलाइजेशन की तरफ चले जाते हैं, किसी स्किल्स को एनहेंस करने लगते हैं, डिग्री की तरफ चले जाते हैं। उनको पीजी ही क्यों करना चाहिए? क्योंकि इंडिया की टॉप इंस्टीट्यूशन जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जेएनयू है, बीएचयू है, इन सब में एडमिशन आपको सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम देकर मिल रहा है। पहले ये सारी यूनिवर्सिटीज अपना अलग अलग एग्जाम कराती थी, तो इतने सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन अपने आप में एक बड़ी डिफिकल्टी थी। और सिमिलरली ये भी होता है कि कई सारे बच्चों की ग्रेजुएशन अच्छे से नहीं हो पाती किसी भी रीजन से, तो फिर उनको चांस नहीं मिलता कि वो पीजी में कुछ अच्छी यूनिवर्सिटी में ट्राई कर सके। तो आई थिंक सीयूईटी पीजी का एग्जाम जो है उसके लिए इनको एक चांस देता है कि आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। बिल्कुल, जैसे कि यूजी में ना बच्चे वो कॉलेज वाली लाइफ होती है, मस्ती मस्ती में निकाल देते हैं। जिस भी सब्जेक्ट में वो स्पेशलाइजेशन करते हैं उनको कुछ खास जानकारी उनके बारे में नहीं होती है। प्लस यहाँ पे पीजी में हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं जो अपनी स्ट्रीम को चेंज करते हैं। जैसे किसी के पेरेंट्स ने प्रेशराइज करा के साइंस दिला दिया, नाउ दे आर परस्यूइंग ह्यूमैनिटीज, उनको इंटरेस्ट है कि हमें यूपीएससी करना है। मैम आप साइंस वालों के सामने साइंस की बात कर रहे हो? नहीं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ से भी साइंस में जाते होंगे। एलिजिबिलिटी तो डिफरेंट है ही, बट हाँ, पीजी कहीं ना कहीं आपको एक और मौका आपके फ्यूचर को सुधारने का देता है कि आपको सबसे पहले उस जगह जाना चाहिए जहाँ आपका इंटरेस्ट है। और पीजी तक आते आते ना बच्चा इतने मैच्योर हो जाता है कि वो अपना पसंद का सब्जेक्ट चुन सकता है। यूजी में तो पीयर प्रेशर होता है, बस अच्छी यूनिवर्सिटी चाहिए, अच्छा कॉलेज चाहिए। कहीं ना कहीं सब्जेक्ट पे हमारा इंटरेस्ट है या फिर नहीं, या वो सब्जेक्ट हमें कितना बेनिफिशियल होने वाला है ये हमें नहीं पता होता। तो पीजी आपको एक मैच्योर डिग्री देता है, आपको स्पेशलाइजेशन देता है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, जिससे आपकी जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत ही बढ़िया हो जाती है। और जैसे कि आपने कहा शादी, तो शादी भी हो ही जाती है। सो चैलेंजेस भी हैं बहुत सारे जो बच्चे प्रिपरेशन के टाइम पे फेस कर रहे होते हैं, जिसमें से सबसे पहला होता है कि मैम एग्ज़ाम का लेवल क्या होने वाला है। तो देखो एग्ज़ाम का लेवल कुछ ऐसा है कि
कोई कहता है कि बहुत टफ आता है, तो कोई कहता है बहुत इजी आता है। देखो आपकी प्रिपरेशन पे भी डिपेंड करता है कि आपको वो एग्ज़ाम कैसा लग रहा है। लेकिन अगर हम ओवरऑल लेवल की बात करें तो वो मीडियम मॉडरेट लेवल का रहता है। ऐसा नहीं है कि आपसे एकदम बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चन पूछ लिए, या ऐसा भी नहीं बिल्कुल बेसिक पूछ लिए। तो आपका मॉडरेट लेवल रहने वाला है। तो आपको हर एक चीज़ के जिस सब्जेक्ट में आप देने वाले हो उसका आपको एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो अगर वो आपके क्लियर है ना, तो आपको लेवल जो है मॉडरेट ही लगेगा, बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। और साथ में दूसरा क्वेश्चन ये भी होता है कि सिलेबस कैसा है, मतलब वास्ट है क्या बहुत ज़्यादा। देखो अब अगर आप ग्रेजुएशन से किसी एक सब्जेक्ट के अंदर स्पेशलाइजेशन करने वाले हो तो आपको उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि सिलेबस थोड़ा तो वास्ट होने ही वाला है, ठीक है। जैसे मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूँ तो ज़ुवॉलॉजी के अंदर 14 यूनिट्स है जो आपको कवर अप करनी है, और उसके अंदर भी बहुत सारा इन डेप्थ आपकी नॉलेज होनी चाहिए। तो सिलेबस अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करता है, तो हर एक यूनिट के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। मैम बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कॉलेज के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर अगर उनका कॉलेज कंप्लीट हो गया तो वो जॉब के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं। तो व्हाट डू यू थिंक कि उनको क्या स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करना चाहिए? और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि मैम क्या हम कर पाएंगे, क्योंकि कॉलेज के साथ तो फिर भी थोड़ा ईजी लगता है, जॉब के साथ उन्हें थोड़ा सा टफ लगता है। तो क्या ये पॉसिबल है? तो देखो मैम, बहुत सारे बच्चे ना मुझसे ये सेम क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम हम 5th सेमेस्टर में हैं, 6th सेमेस्टर में हैं, और अब तो एग्जाम में सिर्फ 3 महीने ही बचे हैं, तो क्या हम प्रिपरेशन हमें स्टार्ट करनी चाहिए, क्या हमें टॉप इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिलेगा? तो सबसे पहले हम 6th सेमेस्टर वालों की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ग्रेजुएशन में ऐसा तो नहीं है जो आपने नहीं पढ़ा उसमें से बिल्कुल ही कुछ नहीं आएगा। तो जो भी आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है, पहली बात तो वही आपका बेस बनता है। ग्रेजुएशन में आपने जितना भी सेमेस्टर में जो भी एग्जाम्स पढ़े हैं वो सारा कंटेंट आपको सीयूटी पीजी के एग्जाम में हेल्प करने जा रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोई पर्टिकुलर डिग्री कंप्लीट कर रहे थे और अब आपको पीजी के लिए अलग से पढ़ना है, ठीक है। एडिशनली आपको हाँ सिलेबस पे फोकस यहाँ पे करना पड़ता है, क्योंकि अभी तक आप डिस्क्रिप्टिव पेपर लिख रहे थे और अब आपको एमसीक्यू बेस्ड पेपर देना है, तो आपका जो अप्रोच होना चाहिए वो एमसीक्यूज की तरफ ज़्यादा होना चाहिए, पीवाईक्यूज की तरफ ज़्यादा होना चाहिए, मॉक टेस्ट की तरफ ज़्यादा होना चाहिए। प्लस यहाँ पे बात करते हैं क्या जॉब के साथ सीयूटी पीजी पॉसिबल है या फिर नहीं। तो मैम जॉब के साथ तो बच्चे यूपीएससी कर जाते हैं, ये तो फिर भी सीयूटी पीजी है ना। तो इतने अच्छे अच्छे एग्जांपल्स आपको रियल लाइफ में देखने को मिलेंगे, जहाँ पर अपनी जॉब, गवर्नमेंट जॉब करते करते भी लोग किसी अच्छी जॉब की प्रिपरेशन करते हैं। तो पहली बात तो आप ये सवाल ही अपने अंदर मत लाओ, हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। आंसर हमेशा होना चाहिए हो पाएगा, क्योंकि अगर बाकी कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, है ना। मेरे पास भी दिमाग है, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, डिसिप्लिन। ऐसा नहीं कि आप वर्क करके आए फिर आपको लग रहा है कि चलो आज रेस्ट कर लेता हूँ, कल से जॉब याद आ गया करेंगे। कि अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी तो कायनात उसे उसको पाने में हेल्प करती है। हाँ, तो लेकिन वो कायनात की साजिश भी तभी चलेगी जब आपके अंदर शिद्दत के साथ साथ आप मेहनत भी करोगे, क्योंकि चाहते तो अंदर से सब है, लेकिन उस चाहत को पूरा करने के लिए आप कितनी मेहनत कर रहे हो वो ऑल्सो मैटर करती है। सो अगला क्वेश्चन ये भी आता है बच्चों का कि सेल्फ स्टडी करनी चाहिए या फिर हमें किसी कोचिंग की हेल्प लेनी चाहिए। तो देखो मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि नई नई कोचिंग ही करो। तो देखो ऐसा होता है कि आप लोगों को अपना एक लेवल पता है कि आप जिस सब्जेक्ट में एग्ज़ाम देने वाले हो क्या आपको उसके कॉन्सेप्ट और बेसिक्स आते हैं, क्या अगर आपसे क्वेश्चन को किस तरीके से भी घुमा ले तो क्या आप उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। तो सबको अपना अपना लेवल पता होना चाहिए कि वो कितना पानी में है। तो अगर ऐसा है कि आपकी ग्रेजुएशन बहुत अच्छे से गई है, आपका जो कॉन्सेप्ट है बेसिक्स है बहुत अच्छे से हो रखा है, तो आप सेल्फ स्टडी की तरफ जा सकते हो। और आप एक बार मॉक टेस्ट वगैरह लगा के देखो, अपने स्कोर्स देखो कि आप किधर हो, तो आपको पता खुद ही चल जाएगा कि मुझे सेल्फ स्टडी करनी चाहिए या आपको कोचिंग पे जाना चाहिए। देखो कोचिंग के फ़ायदे कुछ ऐसे होते हैं कि एमसीक्यूज़ को लगाने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, एग्ज़ाम में क्या इम्पॉर्टेंट है और क्या नहीं। क्योंकि हम लोग ना स्कूल टाइम से एनसीईआरटीज़ को पढ़ते हुए आए हैं, तो हमें पता है उससे बाहर कहीं नहीं आएगा। लेकिन अब अगर हम बात करें तो अब हमें स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करना है, अलग अलग ऑथर्स की बुक है, अब उसमें से क्या इम्पॉर्टेंट है और क्या नहीं, तो उसको बताने वाला भी आपके पास कोई होना चाहिए। या तो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को और सिलेबस को बहुत अच्छे से एनालाइज कर लिया है, तो आपको अपने लेवल के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है कि सेल्फ आपको पढ़ना है या फिर आपको कोचिंग की हेल्प लेनी है। अब जैसे कोचिंग में भी आता है कि ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो मैम आपको क्या लगता है ऑफलाइन इज़ बेटर या फिर ऑनलाइन इज़ बेटर? तो मैम ऑनलाइन ऑफलाइन को लेके ना अभी भी बच्चों में काफ़ी कंफ्यूजन है। कुछ बच्चे हमसे रीच आउट भी करते हैं तो पूछते हैं कि आपका ऑफलाइन नहीं है क्या। तो मैं आपको थोड़े से पर्क्स बताना चाहूँगी ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन के।
अब हमारे ना माइंडसेट ऐसा है, हमारा भी और हमारी जो पुरानी जनरेशन्स रही हैं, सबका माइंडसेट ऐसा है कि कोचिंग वाली भैया ना लाइक अ ट्यूशन वाली मम्मी या ट्यूशन वाली दीदी होती है ना, जैसे कि प्रॉपरली चेक कर रही है आप पढ़ रहे हो फिर नहीं पढ़ रहे हो। लेकिन जब आप पीजी के लिए तैयारी कर रहे हो ना, तो अब इतने छोटे बच्चे बचे ही नहीं हो कि आपके सर पे खड़े होगे किसी को चेक करना पड़ेगा आपने कितनी तैयारी करी है कितनी नहीं करी है। प्लस वहाँ पे आपके ट्रैवल अलाउंस भी होते हैं, ट्रैवल में आपका टाइम जा रहा है, आपका पैसा जा रहा है, और कई बार आप क्लास में अगर लेट जा रहे हो तो वहाँ पे आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट जाते हैं, देन यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास, और पिछली क्लास में क्या हुआ था ये आपको नहीं पता। प्लस वहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं ना, तो मैम कितना भी कांटेक्ट कर लो, जब एक टीचर सामने खड़ा है ना, तो कहीं ना कहीं उसका जो फोकस होगा सिर्फ कुछ ही बच्चों पर होगा, कुछ ही बच्चों से वो इंटरैक्ट कर पाएगा। लेकिन ऑफलाइन में सबसे बढ़िया जो फ़ायदा है ना कि टीचर किसी से भी इंटरैक्ट कर सकता है। जैसे हमारे ऐप में भी फीचर्स हैं कि आप वीडियो कॉल भी कर सकते हो, ऑडियो कॉल भी कर सकते हो, चैट भी कर सकते हो। तो ऑनलाइन में सबसे बड़ा पर्क है कि मान लो कि आप कभी बीमार हो गए या कभी क्लास नहीं ले पाए, आप सेम क्लास को कभी भी किसी भी टाइम पर प्लस स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हो। कई बार हमें लगता है कि मैम ये कॉन्सेप्ट मुझे कहीं ना कहीं आता है, मुझे बस थोड़ा सा इसमें पढ़ना है, तो आप उसको 2x पे करके भी पढ़ सकते हो। और यहाँ पे आप जब मन करे तब आप मॉक टेस्ट लगा लो, तब प्रैक्टिस लगा लो। रात के 2 बजे क्लास देखने का मन कर रहा है, रात को 2 बजे देख लो। एंड इवन मैम ये भी होता है कि जैसे टीचर्स नोट्स तो देते ही हैं, हाँ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हम बोल के जो बता रहे हैं वो एक्चुअल में हम लिख नहीं रहे होते हैं। वो कई बार ऐसा होता है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो जस्ट हम बोल रहे हैं। तो ऐसा होता है कि अगर किसी ने क्लास को मिस किया है तो वो जस्ट नोट्स को कॉपी कर लेगा, बिल्कुल। लेकिन उनको वो टीचर के वर्डिंग सुनने को नहीं मिलेंगे। तो ऑनलाइन में ऐसा होता है कि आप उसी को वापस से भी देख सकते हो। आप किसी पॉइंट को स्किप कर गए हो पढ़ते टाइम या क्वेश्चन लगाते टाइम, तो आप उसमें ये होता है कि वापस से उसको देख रिवाइंड तो करके देख रिवाइज हो सकते गया। हैं। मतलब वीडियो को पीछे रिवाइंड करके देख सकते हैं। कई बार कोई टॉपिक ना एक बारी में नहीं समझ आता, तो आप जितनी मर्जी चाहिए उसको देख सकते हो, 1 बार देख सकते हो, 2 बार देख सकते हो, 3 बार देख सकते हो। तो मुझे लगता है कि मैम थोड़ा सा पर्क, अभी ज़माना डिजिटल हो चुका है तो ऑनलाइन के थोड़े से ज़्यादा फायदे हमें नज़र आ रहे हैं। हाँ, सो ये तो बात हो गई कि आप क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हो, लेकिन इसके अलावा होता है कि चलो एग्ज़ाम दे दिया, प्रिपरेशन हो गई, अब उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है। तो हम बहुत डिटेल में तो नहीं, लेकिन एक आउटलाइन को जानेंगे कि एग्ज़ाम का जब एग्ज़ाम हो जाता है तो उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है, कि हम अलग अलग यूनिवर्सिटी में किस तरीके से अप्लाई करेंगे। तो मैम थोड़ा सा इनको बता दो कि कैसे कैसे होने वाला है। तो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर इस चैनल पर हैं, सबके मन में ये सबसे बड़ा सवाल है कि मैम इतनी सारी यूनिवर्सिटियां हैं, हर जगह पर अलग अलग पोर्टल्स पे अप्लाई करना है, एडमिशन बेसिकली मिलेगा कैसे। तो आप लोगों को एक स्टेप तो पता है कि आप सबको CUET PG का एग्ज़ाम भरना है और उसको एग्ज़ाम को देकर आना है। उसके आगे का स्टेप आपको नहीं पता, लेकिन रियल स्ट्रगल उसके बाद ही शुरू होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपने CUET PG में बहुत अच्छा स्कोर किया है तो बस यूनिवर्सिटी वाले आपके घर पे इनविटेशन भेजेंगे और बोलेंगे कि भैया हमारी यूनिवर्सिटी में आ जाओ, ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर आपने स्टेप्स को केयरफुली फॉलो नहीं किया तो आपका जो एडमिशन है वो नहीं होगा। तो फर्स्ट इज आपको CUET PG का एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। सेकंड स्टेप आपको CUET PG का CBT मोड यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देना है। नेक्स्ट स्टेप आपका CUET PG का स्कोर कार्ड आ जाएगा फाइनल वाला। नंबर 4 पे आपको जो है यूनिवर्सिटीज़ के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। तो हर एक यूनिवर्सिटी अपने अपना पोर्टल्स को निकालती है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का CSAS पोर्टल है, BHU का अपना पोर्टल है, JNU का अपना पोर्टल है। उस पोर्टल पे अप्लाई करने के बाद बेस्ड ऑन द स्टूडेंट्स के जो डेटा है, मेरिट लिस्ट को तैयार किया जाता है। मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको सीट एलोकेट होती है। उसको जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो और फी पेमेंट कर देते हो तो आपका एडमिशन वहाँ पे डन हो जाता है। तो मैम अगर इन्होंने सीट एक्सेप्ट नहीं करी तो भले ही आपने ये AIR 1 क्यों ना हो, आपका एडमिशन वहाँ पे नहीं होगा। बाकी इसके बारे में डिटेल वीडियोस हमारी चैनल पे ऑलरेडी आती रहती हैं। तो अब मैम एडमिशन मिल गया, अब उसके बाद की लाइफ जो होती है ना वो कुछ अलग ही होती है। मतलब डिफरेंट स्टेट से जो है स्टूडेंट्स आते हैं, तो आप उनके साथ कम्युनिकेट करते हो, कुछ उनके कल्चर को जानते हो, कुछ अपने कल्चर के बारे में उनको बताते हो। तो आपको एक कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपकी डेवलप होती है कि आपको नए नए लोगों से बात किस तरीके से करनी है, क्योंकि अब जो आगे का स्टेप आएगा ना वो आप सीधा जॉब पर जाओगे। तो उस टाइम पर आपको बात करना और हर तरीके के लोगों के साथ कॉन्वर्सेशन करना भी आना चाहिए। आप खुद देखोगे कि जब आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाते हो ना, तो वहाँ के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका भी एक अच्छा लेवल होता है। तो आप अपनी पर्सनालिटी में बहुत सारे चेंजेस देखते हो, बहुत ही अपने अंदर चेंजेस देखोगे, अपने आप को डेवलप करोगे। इसके अलावा कैंपस, हॉस्टल, इन सब के बारे में मैम आपका क्या कहना है कि अगर एडमिशन हो जाएगा तो कैंपस लाइफ, हॉस्टल लाइफ, इन सब में सोसाइटीज़, क्लब्स, इन सब के बारे में आपका क्या कहना है? तो मैम एक ना बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट बच्चों में होती है कि व्हाट इज़ द लाइफ आफ्टर CUET PG, क्योंकि PG का एडमिशन जब बच्चा ले रहा होता है तो बहुत सारी उम्मीदों के साथ लेता है।
स्पेसिफिकली जब हम बात करें अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाने की, है ना, किसी से भी पूछ लो कि भाई आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी क्या है, हालांकि मेजोरिटी में 3 ही नाम आते हैं, JNU, DU, BHU, लेकिन क्यों? उस क्यों का रीजन उनके दिमाग में है, कुछ सपने हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। फेस्ट, हाँ, फेस्ट भी हो फेस्ट सकता तो है, बहुत ज़्यादा बट फेस्ट तो कहीं ना कहीं यूजी में भी सबने ही देखे होते हैं, हाँ। यूजी में ही ज़्यादा फेस्ट का क्रेज होता है। लेकिन उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में भी आपको हेल्प करेगा, प्लस आपको एंजॉय करने को मिलेगा। जैसे हम JNU की बात कर लें तो JNU का कैंपस का जो एक्सपोजर है, JNU जैसा कैंपस पूरे इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटी का नहीं है। प्लस JNU, DU, BHU ऐसी टॉप इंस्टीट्यूशंस में ना हर एक जगह का बच्चा आता है, हर एक स्टेट से आता है, तो वहाँ पे आपको मेंटालिटी आपकी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है, नए नए आइडियाज़ आपको सीखने को मिलते हैं, पर्सनालिटी जैसे आपने बताया डेवलप होता है। लेकिन कैंपस के और भी बहुत सारे पर्क्स हैं, जैसे कि लो फीस का होना, मतलब कि 2 पर्क्स देख रहे हो, एक तो इंडिया का टॉप इंस्टीट्यूशन मिलना DU, JNU, BHU जैसा, प्लस लोएस्ट फीस, और किसी भी यूनिवर्सिटी में जो जाओ वहाँ की होती है एकदम टॉप नॉच फैकल्टीज होती हैं, तो उनसे आपको इतना सीखने को मिलता है। एंड अगर आप उनके साथ, उन्हें पता चल गया ना कि आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, हाँ। तो वो आपका एंड ऑफ द सेशन उसके बाद तक भी आपकी बहुत हेल्प करते हैं। इससे मुझे एक इंसिडेंट याद आया मेरा मैम, जब मैंने PG में एडमिशन लिया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो मेरी जब पहली क्लास थी जिस दिन, वो मेरे लिए आज तक की सबसे यादगार क्लास है, क्योंकि मैं पढ़ी थी अशोक आचार्य सर से, जिनकी किताबें मैंने अपनी UG में पढ़ी थी। तो मतलब इन इंस्टीट्यूशंस में आपको वो दिग्गज लेक्चरर्स मिलने वाले हैं जिनके कहीं ना कहीं आपने सपने देखे होंगे उनसे मिलने का या उनके विचारों को जानने का, वो यहाँ पे बाकायदा लाइव आपको पढ़ाते हैं। तो DU, JNU, BHU में ऐसे टॉप प्रोफेसर जो हैं वो आपको पढ़ाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको हॉस्टल्स की जो फीस है सबसे अफोर्डेबल होती है। मैम ऐसी कहाँ ही कोई जगह होगी कि 3,000 रुपये में आपको पूरे साल का खाना खिला दे, या फिर आपके पूरे रूम का रेंट है ना। तो ऐसे बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ आपको टॉप इंस्टीट्यूशंस में मिलेंगे। प्लस यहाँ पे कैंपस का एक्सपोजर तो हमने बता ही दिया है, तो मुझे लगता है कि ये सारे कुछ फ़ायदे हैं जो स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं। सो आई थिंक इससे अच्छा मोटिवेशन क्या होगा कि अगर आपको ये सारी चीज़ें मिल रही है, क्योंकि जब आप अदर किसी यूनिवर्सिटी में जाओगे तो उसमें आप फीस भी ज़्यादा दोगे, हॉस्टल की फीस भी ज़्यादा दोगे, और फिर आपको वो वाली चीज़ें, वो वाला इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा जो आपको टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मिल रहा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कट ऑफ देख के बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं क्योंकि उनके मार्क्स वहाँ पर नहीं हैं। तो एक अंदर वो चल रहा होता है कि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस थी, खुद का हार्डवर्क था, प्रेशर होता है ना सोशल, सबसे बड़ा तो रिलेटिव्स का प्रेशर है ना कि रिजल्ट क्या आया। हाँ। तो वो सारी चीज़ें होती है, बच्चे उनको भी फेस कर रहे हैं। तो अब बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि क्या रीअटेम्प्ट करना है, क्या ऑप्शंस हैं, अगर हमारे गुड स्कोर नहीं है या हमारे लो स्कोर है तो अब क्या करना है। देखो अब आपके पास ऑप्शंस हैं, डीम यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है आपके पास ऑप्शन। लेकिन बात ये आती है कि कई सारे बच्चे मैम ऐसे बोलते हैं कि अगर DU, JNU, BHU नहीं मिला तो क्या ये एंड ऑफ करियर है? हाँ, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है बच्चों के मन में। और पिछले साल भी हमारे कई सारे विद्यार्थी ऐसे थे जिनको चाहिए था DU, JNU, BHU, लेकिन कंपटीशन इतना कट थ्रोट है, नहीं मिल पाया। एक एक नंबर से बच्चों का जो सपना है वो यहाँ पे हमने टूटते देखा है 2025 के रिजल्ट में। तो पहली बात तो मैं आपको ये बोलूँगी कि अभी से ये सवाल तो आप पहले अपने मन में लाना ही मत कि अगर मार्क्स कम आए तो क्या होगा, क्योंकि मैं मैनिफेस्टेशन वर्क करता है और बोलते हैं ना कि ज़बान पे सरस्वती होती है। तो आप ये बोलो कि होगा, और सिर्फ बोलने से नहीं, उतना वर्क भी करना पड़ेगा, उतना तो हार्डवर्क भी करना पड़ेगा। कि हमने बोल दिया कि जबान पे सरस्वती हाँ। बैठती है तो आप 24 घंटे यही बोल रहे हो, कभी तो बैठेगी। हाँ, मुझे एक आपने लेवल वाला बोला था ना, उससे मुझे एक लाइन पे याद आई, सब लोगों को पता होगा ना, लेवल सबके निकलेंगे लेकिन निकलेंगे उसी के जो खड़ा रहेगा और अड़ा रहेगा। तो भले ही वो लाइन बहुत फनी है, लेकिन कहीं ना कहीं रियलिटी तो है ना, कि आपको एडमिशन तब मिलेगा जब आप बहुत बढ़िया मार्क्स लाओगे। लेकिन अगर आपको DU, JNU, BHU नहीं मिलता है तो सबसे बड़ा सवाल आता है कि अब क्या करना चाहिए। मैम ने ऑप्शंस तो बता दिए हैं, आपके पास स्टेट के और डीम यूनिवर्सिटीज़ के, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के ऑप्शंस तो आपके पास हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आप अफोर्ड कर पा रहे हो, क्योंकि सबके लाइफ के सर्कमस्टांसेस अलग अलग होते हैं, लेकिन अगर आपकी लाइफ में आप 1 साल का, 1 ईयर का ड्रॉप अफोर्ड कर सकते हो, देन गो फॉर इट। क्योंकि अगर आप अपने 1 साल को बचाने के चक्कर में ना अपनी लाइफ के आगे के 30-40 साल आपके डिसाइड होंगे यहाँ पे, है ना। तो अगर बहुत ज़्यादा किसी घर की परिस्थिति ऐसी है कि जल्दी से डिग्री करना है, जल्दी से जॉब करना है, देन यू कैन गो फॉर द अदर ऑप्शंस एज वेल, जो मैम ने बताए भी हैं आपको। लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि मैम यहाँ पे PG की डिग्री अच्छी यूनिवर्सिटी से होना बहुत मैटर करता है। जैसे यहाँ पर भी हमारी टीचिंग फील्ड की अगर हम बात कर लें
तो यहाँ पे API स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट है, अकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो अकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर आपका पूरा 10th से लेकर आपने कहाँ तक का हायर क्वालिफिकेशन किया है, हर एक चीज़ के पॉइंट होते हैं। 10th के, 12th के, UG कहाँ से किया है, PG कहाँ से किया है, और इसके बाद अगर आप नेट जैसे एग्जाम्स करते हो, PhD करते हो, उसके पॉइंटर्स आपको मिलते हैं। तो अगर आपने अच्छी यूनिवर्सिटी से नहीं किया हुआ होगा, अगर कोई ऐसी यूनिवर्सिटी से कर लिया जिसका नाम भी किसी ने नहीं सुना, तो अगर आप मान लो किसी इंटरव्यू में जा रहे हो और आपसे पूछा है कि भैया अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन बताओ, आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी का नाम बता रहे हो जिसका नाम उन्होंने भी नहीं सुना, तो फर्स्ट इंप्रेशन क्या जाएगा उनके ऊपर। सो अगर आप अफोर्ड कर पा रहे हो तो प्लीज़ 1 साल का ड्रॉप लेना और बेस्ट इंस्टीट्यूशन जो है उनके लिए प्रिपेयर करना शिद्दत से। तो आई थिंक आप लोगों को ये आंसर भी मिल गया होगा कि क्या आपको रीअटेम्प्ट करना चाहिए या नहीं। तो देखो, जब आपका रिजल्ट आएगा ना, तो आपको स्कोर से ही पता चल जाएगा कि आप कितना डाउन हो। मतलब या तो आपके बिल्कुल ही 100 से बिलो मार्क्स आ रहे हैं या आपके कुछ मार्क्स से रह गया है, तो आप खुद डिसाइड कर लोगे कि आपको रीअटेम्प्ट करना है या नहीं करना है। तो बाकी तो मैम ने जैसे कि आपको बताया कि यूनिवर्सिटी की इम्पोर्टेंस क्या होती है, तो इसको आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से सारी चीज़ें जो हैं समझ में आ चुकी हैं। तो आई थिंक बच्चों को एक चीज़ ये ज़रूर पता चल गई है कि CUET PG का एग्ज़ाम कितना इम्पॉर्टेंट है और ये लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट भी हम कह सकते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को एम जो है अपना हाई रखना है, तभी आप वहाँ तक जो है पहुँच पाओगे। तो मैम, एट द एंड ऑफ द डे, तो आप कुछ मोटिवेशन के लिए बच्चों को कुछ बोलना चाहोगे? हाँ, मैं मोटिवेशन के लिए हमेशा एक ही लाइन है स्वामी विवेकानंद जी की, जो मैं अपनी हर क्लास, हर सेशन में जब भी मैं कुछ ऐसी बात बता रही होती हूँ तो मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने बोला है, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। यानी कि उठो, चलो और तब तक मत रुको जब तक आपको अपनी मंजिल की प्राप्ति नहीं हो जाती। तो अब सर्दियां भी आ चुकी हैं, तो अपना आलस छोड़ दीजिए और आगे के जो 3 महीने होने वाले हैं, आपकी लाइफ का करियर जो बोल सकते हैं डिसाइड करेगा। तो 3 महीने आपके आगे के 30 साल को डिसाइड कर सकता है। तो ये सोच करके अब आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। और इसी पॉडकास्ट के साथ अगर आपको कोई और भी क्वेरी है जो आप हमसे जानना चाहते हैं, हमसे पूछना चाहते हैं, इसी वीडियो के नीचे आप कॉमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, हमारे जो भी इन्फॉर्मेशन था वो उसने कहीं ना कहीं आपको हेल्प किया है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की कॉमन क्वेरीज हैं। और मैम, मुझे लगता है कि आज का जो पॉडकास्ट था, काफ़ी हद तक हमने कॉमन क्वेरीज को रिजॉल्व कर दिया है। तो जैसे कि CUET PG में 2025 के स्टूडेंट्स ने हमारे साथ ज्वाइन करके अपने ऑल इंडिया रैंक लाए हैं, अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुँचे हैं। तो आई होप कि आप सभी 2026 के लिए प्रिपेयर करने वाले स्टूडेंट्स भी हमारे CUET PG करियर अड्डा के चैनल के साथ ऐसे ही जुड़ेंगे। हमारी टॉप फैकल्टीज़ के साथ जो है आप उनकी गाइडेंस में रह के अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक ज़रूर पहुंचेंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड थैंक यू सो मच स्वाति मैम फॉर योर गाइडेंस। सो मिलते हैं आप लोगों से।